नमस्कार। भाग 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विषय भूगोल, जिसका अध्याय 4 है कृषि। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा कृषि क्या है, कृषि तंत्र कैसे कार्य करता है और कृषि के कितने प्रकार हैं। अब हम लोग इस भाग में जानेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो बच्चों, फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली खाद्य फसलें, दूसरी रेशेदार फसल और तीसरी पेय फसल। बच्चों, हमारी सबसे प्रमुख फसल या मुख्य फसल हम कह सकते हैं कि चावल है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। अब हम देखेंगे कि चावल उगाने के लिए भौगोलिक दशा क्या होनी चाहिए। तो चावल उगाने के लिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें जल सोखने की क्षमता अत्यधिक हो। उच्च तापमान होना चाहिए, जिससे फसल अच्छी हो। और तीसरा कारक है अत्यधिक वर्षा, यानी चावल के लिए 3 प्रमुख कारक होते हैं: उच्च तापमान, अधिक वर्षा और जलोढ़ मिट्टी, जिसमें कि पानी को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चों, चावल एक ऐसी फसल है जिस अगर उसे समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। अब आते हैं प्रमुख उत्पादक देश। तो चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश चीन है। उसके बाद क्रमशः भारत, जापान तथा मिस्र का नाम आता है। बच्चों, यहाँ पर हम एक नई चीज़ जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। भारतवर्ष में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस कारण भारत में तथा भारत से सटे हुए बांग्लादेश में चावल की वर्ष भर में हम लोग 2-3 तरह की फसलें उगाते हैं। विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। भौगोलिक दशा: वर्धन काल में मध्यम वर्षा एवं मध्यम तापमान, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप। और इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। मिलेट, इनको मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। भौगोलिक दशा: कम वर्षा, मध्यम से उच्च तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और बलुई मिट्टी। और इसके प्रमुख उत्पादक देश भारत, नाइजीरिया, माली, चीन आदि। ये है मक्का। मक्का का मूल स्थान मैक्सिको है। यह मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। भौगोलिक दशा: मध्यम वर्षा एवं तापमान, अधिक धूप, चिकनी दोमट सुअपवाहित मिट्टी। और प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और भारत। बच्चों, ये है कपास। रेशे वाली फसल में कपास का स्थान सर्वप्रमुख है। भारत को कपास का जन्मदाता भी कहा जाता है। भौगोलिक दशा: मध्यम से उच्च तापमान, हल्की वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप। प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील। बच्चों, क्या आप जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए भारत के दक्कन के पठार की काली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसी कारण इसे काली कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। कपास एक नकदी फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफेद सोना कहा जाता है। ये है पटसन की फसल। यह भी एक रेशेदार फसल है।
इसके रेशों से बोरे, तंबू, तिरपाल, दरी, रस्सियां बनती हैं। भौगोलिक दशा: नई जलोढ़ मिट्टी, उच्च वर्षा, उच्च आर्द्रता, डेल्टा के क्षेत्र इसके लिए उत्तम है। क्या आप जानते हैं, आज़ादी के पहले भारत कपास और जूट का बड़ा उत्पादक देश था। आज़ादी के पश्चात कपास और जूट उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश चला गया। बच्चों, एक बात आप जानते हो, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं और इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत और बांग्लादेश। कॉफी रोपण कृषि की फसल है। चाय के बाद यह विश्व का दूसरा प्रमुख पेय है। भौगोलिक दशा: गर्म आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मिट्टी और पर्वतीय ढाल। और इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं ब्राजील, कोलंबिया, भारत, मैक्सिको और वियतनाम। सबसे जरूरी बात, आप क्या जानते हो, कॉफी के पौधे की खोज इथियोपिया के कफा प्रांत में हुई। कॉफी में कैफीन होता है। ब्राजील को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। बच्चों, ये है चाय के बागान। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय है। यह बागानों में उगाई जाती है। भौगोलिक दशा: ठंडी जलवायु, वर्ष भर उच्च वर्षा जो समवितरित हो, सुअपवाहित दोमट मिट्टी एवं मंद ढाल। एक बात की बात है, चाय की शुरुआत चीन से हुई। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन चीन के सम्राट सेन नुंग के सामने गर्म पानी के प्याले में कुछ सूखी पत्तियां आकर गिरी, जिनसे पानी में रंग आया। उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उसका स्वाद बहुत पसंद आया। यहीं से होती है चाय की शुरुआत। चाय के पौधे से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। प्रमुख उत्पादक देश हैं चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की आदि। बच्चों, हम जान रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति करनी होगी और इस जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति करने के लिए हमें कृषि का भी तेजी से विस्तार करना होगा। तो इतनी विशाल जनसंख्या को, इतनी विश्व की विशाल जनसंख्या को खाद्य सामग्रियों की पूर्ति हो सके, इसके लिए कृषि का भी विस्तार हो रहा है और कृषि में कई प्रकार की तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए कई प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे बोए गए फसल का विस्तार, बोई गई फसलों की संख्या में वृद्धि, उर्वरकों का समुचित प्रयोग, उच्च उपज देने वाली बीजों का अत्यधिक प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण आदि कई ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा कृषि का विस्तार हो रहा है। कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। बच्चों, आप क्या जानते हो खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि विकसित देशों के किसान, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों के किसान किस तरह से खेती करते हैं, इनकी खेती करने का तरीका क्या है? तो चलिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम लोग पहले भारत के एक किसान के बारे में जानेंगे और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के एक किसान के बारे में जानेंगे। फिर आप लोग खुद तुलना करके देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। बच्चों, यह है भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर की उर्वर भूमि का एक फार्म है।
वह अपने फार्म में भाड़े के ट्रैक्टर से जुताई करवाता है। बाजार से अधिक उपज देने वाले बीज खरीदता है। समीप के खेत में लगे नलकूप से अपने खेत की सिंचाई करता है। इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। वह वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल या दाल उगाता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह पास के शहर के सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहां से मुन्ना लाल को पशुधन के चारे, स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह मिलती है। मुन्ना लाल कभी कभी बैंक या कृषि सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर की मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बाजार अनुकूल न होने के बावजूद भी उन्हें अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। ये है भारत की कृषि। बच्चों, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य का एक किसान जो होरन। इसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने फार्म हाउस में ही रहता है। वह मुख्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाता है। वह अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए समय समय पर प्रयोगशाला में भेजकर पता करता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। पीड़कों पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तरीकों से पीड़कनाशी का छिड़काव करता है। जो होरन के पास एक कंप्यूटर भी है जो उपग्रह से जुड़ा है। यह उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है, जिसके अनुसार वह पीड़कनाशकों एवं उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। वह अपने खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करता है। अनाज को फार्म हाउस में बने अनाज भंडारों में एकत्र करता है तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें बाजार में बेचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि भारत के एक फार्म में और अमेरिका के एक फार्म में क्या अंतर है। तो बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि हमारी मुख्य फसलें कौन कौन सी है, कृषि का विकास और कृषि के विकास के लिए हम कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा और जाना। अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।